नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, भारत आतंकवाद की सभी रूपों और इसके समर्थकों की करता है निंदा। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला। कहा, 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब। सवाल पूछो तो जवाब गायब। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। 29 नवंबर से पहले करा लिए जाएंगे विधानसभा चुनाव। दूसरे राज्यों की 64 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर भी होगा उपचुनाव। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल। 24 घंटे में कोरोना के कुल 2914 नए केस आए सामने। सितंबर में लगातार तीसरे दिन 2000 से ज्यादा मामले। और कंगना रनौत के 9 सितंबर को मुंबई आने के चैलेंज पर संजय राउत का बयान। मुंबई मराठी मानुष के बाप की, महाराष्ट्र के दुश्मनों को करेंगे खत्म। पूर्वी लद्दाख में बढ़ते तनाव के बीच शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मंत्री स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद का समर्थन करने वालों की निंदा करता है। मॉस्को में चल रहे एससीओ करने वालों की स्पष्ट तौर पर निंदा करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने के लिए हमें संस्थागत क्षमता की आवश्यकता है। एससीओ बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अतिवादी दुष्प्रचार और कट्टरवाद के मुकाबले के लिए एससीओ द्वारा आतंकरोधी तंत्र को अंगीकृत किया जाना एक महत्वपूर्ण फैसला है। उधर पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव को लेकर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि एलएसी पर हालात नाजुक हैं, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। जनरल नरवणे ने कहा कि हमारे जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो चुनौती का सामना करने को भी तैयार हैं। जनरल नरवणे ने कहा कि मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान न केवल भारतीय सेना बल्कि देश का भी नाम रोशन करेंगे। आर्मी चीफ नरवणे ने यह भी कहा कि हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2-3 महीनों से तनाव बना हुआ है, लेकिन भारत और चीन राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखे हुए है। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि चीन के साथ पिछले 4 महीने से एलएसी पर तनाव बना हुआ है और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे चीन से विवाद के बीच लद्दाख के दौरे पर हैं। आपको यहां पर यह भी बता दें कि 29 अगस्त की रात को चीन की सेना ने लद्दाख में पेंगोंगसो झील इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। और इसके बाद चीनी सेना ने 31 अगस्त को भी एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, जिसे फिर भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। वहीं भारतीय सेना ने पेंगोंगसो इलाके अभी जो एलएसी के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने एलएसी के ऊपर उठाए हैं। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार के सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। 1952 के बाद यह पहला मौका है जब संसद के नियमित सत्र में प्रश्नकाल नहीं रखा गया है। विपक्ष इसको लेकर मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है। मानसून सत्र में प्रश्नकाल को लेकर उठे विवाद पर लोकसभा सचिवालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण मानसून सत्र में प्रश्नकाल को नहीं रखा गया है, ये केवल अस्थायी व्यवस्था है। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल को फिर से शामिल किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि 1 या 2 दिनों के लिए प्रश्नकाल को शामिल करना और पूरे 18 दिनों तक लगातार होने वाले प्रश्नकाल से बिल्कुल अलग है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने और संसद की गैलरी में भीड़ को कम करने के मकसद से मानसून सत्र में प्रश्नकाल को शामिल नहीं किया गया है। आपको यहां पर बता दें कि संसद की कार्यवाही शुरू होते ही सुबह 11 बजे पहले घंटे में प्रश्नकाल होता है। इस दौरान सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार से जवाब मांगा जाता है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि मानसून सत्र के हर दिन 160 अंतर्राष्ट्रीय
प्रश्नों यानी कि अनस्टार्ट क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। इसके मायने ये हैं कि सरकार हर हफ्ते 1120 सवालों के जवाब देगी। आपको यहाँ पर बता दें कि अतारांकित प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनके सिर्फ लिखित जवाब मांगे गए हों। ऐसे प्रश्नों के उत्तर मंत्री लिखित तौर पर देते हैं और इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका भी नहीं मिलता है। आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कुल 18 बैठक होगी। इस बार शनिवार और रविवार की भी छुट्टी नहीं होगी। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2914 नए केस आए हैं। शहर में 67 दिन बाद एक दिन में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। इसके बाद कुल मामले 1,85,000 के पार चले गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या 4,500 से अधिक हो गई है। सितंबर में ये लगातार तीसरा दिन है जब 2,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मरीजों और उससे होने वाली मौत में तेजी ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि इस सिलसिले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से संपर्क साध लिया है और उपराज्यपाल की राज्य के अधिकारियों के साथ 1-2 बैठकें भी हो सकती हैं। वहीं राजेश भूषण के अनुसार दिल्ली देश के उन 5 राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के कारण सबसे अधिक मौतें हुई हैं। पूरे देश में हुई कुल मौतों का 7% अकेले दिल्ली में हुई है। वहीं सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान मौतों में 50% का इजाफा हुआ है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो कोरोना की फेक रिपोर्ट जारी करता था। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट में एक डॉक्टर भी शामिल था। ये रैकेट टेस्टिंग के लिए गए सैंपल्स को बर्बाद कर देता था और फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट जारी कर दिया करता था। माना जा रहा है कि ये सब रुपए कमाने के लिए किया जा रहा था। ये रैकेट 75 से अधिक फेक रिपोर्ट्स जारी कर चुका है। सोनू को पीपी किट पहना के ये सभी लोग जितने भी कंप्लेनेंट्स थे, जो लोग थे जो अपना कोविड का टेस्ट करवाना चाहते थे, उनके पास भेजते थे और उनकी डिटेल्स शेयर करता था अमित के साथ। और अमित उन सभी व्यक्तियों की फोर्ज्ड रिपोर्ट्स बना के डॉक्टर पराशर के साथ शेयर करते थे जो विक्टिम्स को देते थे। इसमें सैंपल लेने के बाद ये सभी व्यक्ति सैंपल्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे, उनकी प्रॉपर चेक नहीं होती थी और ये इस प्रकार से इन्होंने एक नेक्सस बनाया हुआ था। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 2,47,000 के पार पहुंच चुकी है। यूपी में कोरोना तकरीबन 5,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस आ रहे हैं। वहीं यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। यूपी के मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिए हैं। कोविड अस्पताल बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा गया है। हर 4 वार्ड पर एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी की निगरानी जोनल अधिकारी को करने के लिए कहा गया है। लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। वहीं मामले की अब अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। उधर राहुल गांधी ने विकास के मुद्दे पर मोदी सरकार पर करारा वार किया है। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब, #विकास गायब है। वहीं मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ के युवाओं ने भोपाल रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने रोजगार मांगने आए युवाओं पर लाठीचार्ज करने का विरोध करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि युवा पुलिस भर्ती में आयु सीमा 37 साल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर हमला किया है। उन्होंने सवाल उठाए कि HSSC के नतीजे क्यों नहीं निकाले जा रहे। सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा के युवाओं के पास गुण है, शिक्षा है, काबिलियत है, हुनर है, उमंग है, पर खट्टर सरकार उनके भविष्य पर कुंडली मारे बैठी है। HSSC के नतीजे क्यों नहीं निकाले जा रहे? सालों से युवा घर पर बैठे हैं पर कोई सुनवाई नहीं है। कब होगा न्याय? #स्पीकअप फॉर HSSC स्टूडेंट्स। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 4-4, 5-5 साल से अलग अलग पदों का रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं किया। हमारे युवा और युवतियों के पास गुण है, शिक्षा है, समझ है, काबिलियत है, परंतु उनके पास वो हुनर नहीं जिससे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रिजल्ट निर्धारित होता है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आप सत्ता में तो आए थे ये कहकर कि युवाओं को रोजगार देंगे, पर 5-5 साल से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा युवाओं का रिजल्ट न निकालने का कारण क्या है? काश खट्टर साहब आपके बच्चे होते तो आपको ये मालूम पड़ता। हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सभी नतीजे अगले 30 दिन के अंदर निकालिए और हमारे विद्यार्थियों, हमारे युवाओं, इनके भविष्य पर जो आपने अंधकार लगा दिया है उसे बंद कीजिए। उधर JEE और नीट परीक्षा को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रोकने से मना किया था। इसके बाद गैर बीजेपी शासित 6 राज्यों के मंत्रियों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। याचिका दाखिल करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल के मोलाय घटक, झारखंड के रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बलबीर सिद्धू, महाराष्ट्र के उदय सामंत और राजस्थान के मंत्री रघु शर्मा शामिल हैं। इससे पहले सायंतन बिस्वास समेत 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1 से 6 सितंबर के बीच JEE और 13 सितंबर को नीट की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है। देश में जिस रफ्तार से इस समय कोरोना फैल रहा है उसके मद्देनजर अभी परीक्षा का आयोजन छात्रों और उनके परिवार को स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। फिलहाल JEE की परीक्षा 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। क्या खत्म हो जाएगी MSP? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में चल रही एक्ट्रेस कंगना रनौत ने नया ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए कंगना ने ऐलान कर दिया है कि वो मुंबई आने जा रही हैं। 9 सितंबर को कंगना मुंबई आएगी। अगर किसी में हिम्मत है तो वो उन्हें रोक ले। इससे पहले कंगना रनौत ने शिवसेना नेता संजय राउत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने मुझे मुंबई ना आने की धमकी दी है। दरअसल कंगना रनौत ने मुंबई की POK से तुलना की थी, जिसके बाद से एक वर्ग उनकी खूब आलोचना कर रहा है। इस पर संजय राउत ने कहा था कि अगर कंगना को मुंबई शहर और यहाँ की पुलिस से इतनी तकलीफ है तो वो यहाँ ना आए। वहीं कंगना रनौत के चैलेंज पर शिवसेना ने करारा पलटवार किया है। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? ये सिर्फ मैं इस राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राज्य में ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की
ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। मुंबई शहर असुरक्षित है, मुंबई शहर में ये है, मुंबई में ये है, इस प्रकार का माहौल बनाकर मुंबई को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश चल रही है और एक बहुत ही गलत है। उधर अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना पर करारा पलटवार किया है। कंगना ने ट्वीट में लिखा है कि इतनी औकात नहीं है इंडस्ट्री के 100 सालों में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पर बनाई हो। मैंने इस्लाम डोमिनेट इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पर लगाया। शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई। आज महाराष्ट्र के इन ठेकेदारों से पूछो कि इन्होंने महाराष्ट्र के लिए क्या किया। उधर कंगना रनौत पर शिवसेना तो बरस ही रही है, उनके खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कंगना पर महाराष्ट्र का अपमान करने का आरोप लगाया है। उधर बिहार विधानसभा के चुनाव 29 नवंबर से पहले होंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने साफ किया है कि देश भर में विधानसभाओं की 64 और लोकसभा की 1 सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। ये उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे। हालांकि अभी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से चुनाव शेड्यूल जारी किया जा सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 15 सितंबर के आसपास बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों का ऐलान हो सकता है। मतदान 3 चरणों में हो सकते हैं। साथ ही क्योंकि कुछ इलाके मानसून के देर तक रहने की वजह से बाढ़ की जद में आते हैं, लिहाजा उन इलाकों में सबसे आखिर में मतदान कराने की योजना पर काम चल रहा है। वहीं 15 नवंबर से पहले विधानसभा चुनावी प्रक्रिया पूरी कर लेने की योजना है। ज्यादा उम्मीद है कि दशहरे और दिवाली के बीच के 20 दिनों के दौरान मतदान और मतगणना हो जाए, ताकि दिवाली से पहले सारा काम निपट जाए और चुनावी प्रक्रिया में लगे कर्मचारी और अधिकारी दिवाली मना सकें। उधर चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रिम्स में लंबे अरसे से अपना इलाज करा रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद लगातार आरोप लगते रहे हैं कि लालू रिम्स में अपना दरबार सजा रहे हैं। वहीं जेल मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा है और बेरोक टोक लालू से मिलने वाले उन तक पहुंच रहे हैं। इस मामले में विरोधी लगातार हेमंत सरकार पर हमला बोलते रहे हैं और अब रिम्स में लालू दरबार को लेकर उपायुक्त रांची को लिखे झारखंड के जेल आईजी के एक पत्र से बिहार झारखंड में नए सिरे से सियासत गर्मा गई है। जेल आईजी ने पत्र में लिखा है कि रिम्स रांची में इलाजरत लालू प्रसाद यादव के द्वारा अवैध रूप से मुलाकात की जा रही है, जो कि जेल नियमों के खिलाफ है। रांची के एसएसपी की ओर से तैनात पुलिस अधिकारी की ओर से नियम के खिलाफ और मनमाने तरीके से बाहरी लोगों से मुलाकात कराई जा रही है और मुलाकाती के द्वारा राजनीतिक बयान भी दिए जा रहे हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। इसके बाद से बिहार से लेकर झारखंड तक सियासत गर्मा गई है। माननीय लालू प्रसाद जो सजा याफ्ता हैं, उनसे बाहरी लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है, राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, एसओपी का उल्लंघन हो रहा है, जेल मैनुअल का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन। कानून अपना काम करता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को कानूनी संरक्षण मिले, राजनीतिक संरक्षण मिले, तो यह भी एक गुनाह माना जाता है। लालू जी को स्पेशल प्रिविलेज देने के मामले में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की भद बुरी तरह पिट चुकी है। अब सरकार ने अधिकारियों को आगे करके आईवॉश करने की कोशिश की है। अब जेल आईजी पत्र लिख रहे हैं रांची के कमिश्नर को, लेकिन ये बात भी सत्य है कि रिम्स डायरेक्टर का आवासीय परिसर इन दिनों झारखंड सरकार में ठेका पट्टा बांटने का, विभिन्न तरह के दलाली ठेकेदारी का एक अड्डा बन चुका है। और यही नहीं, पूरे बिहार से नेता और कार्यकर्ता वहां जुट रहे हैं। भाजपा और जदयू की सरकार है बिहार में, इनको चिंता झारखंड की होती है। बिहार में 15 साल से राज कर रहे हैं, जनता यहाँ सवाल पूछ रही है कि यहाँ 15 साल में आपने क्या किया, यह इनको नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ से ही देख रहे हैं झारखंड में क्या हो रहा है।
जेल मैनुअल का इन्हीं को ज्ञान है। इन लोग का दिमाग पगला गया है। जनता का जो रिस्पांस मिल रहा है, जिस ढंग से जनता मन बना चुकी है इनको बाहर करने का, बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, इन सब लोगों का दिमाग गड़बड़ा गया है। उधर बिहार में एनडीए के आपसी घटकों में ही नहीं बन रही है। शुक्रवार को जब बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के पथ और पुल निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से पूछा गया कि चिराग पासवान एनडीए में रहकर एक अलग पुल बना रहे हैं, तो मंत्री नंदकिशोर यादव झेप गए। उन्होंने हाथों से इशारा किया कि रहने दीजिए, फिर जवाब दिया विकास की बात। सारा प्रदेश जान रहा है, फर्क साफ साफ फर्क देख रहा है, कौन काम करने वाला है और कौन बात बनाने वाला है। चिराग पासवान अलग पुल बना रहे हैं। चलिए, इसमें कोई कमेंट नहीं। हो गया, पासवान अलग पुल बना रहे हैं। मैं इतना जानता हूं, आज की बात आपसे विकास पे। जो लोग आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं विरोध के लोग, वो जब सत्ता में आते हैं तो लूटने का काम करते हैं, और जब विपक्ष में आते हैं तो झूठ का पहाड़ खड़ा करने का काम करते हैं। फर्क बड़ा साफ है। लालू जी जो रांची में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाकों में आ रही कई समस्याओं को दूर करने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। वहीं सीएम बघेल ने पत्र लिखकर बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली के साथ बस्तरिया बटालियन के गठन की बात कही है। सीएम ने इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ के अतिरिक्त बटालियन की तैनाती के साथ मोबाइल टावरों की स्थापना की भी मांग की है। एक बस्तरिया बटालियन बनाई है, अब दूसरी बस्तरिया बटालियन का निर्माण किया जाना, ताकि इस क्षेत्र के युवाओं को केंद्रीय बलों में और सेना में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। इसके साथ साथ पुल पुलिया निर्माण के लिए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के उपयोग को बढ़ावा देना। सीआरपीएफ की जो 7 बटालियन जम्मू कश्मीर भेजी गई थी, चूंकि वे वहां से मुक्त हो गई हैं, अतः उन्हें वापस अपनी तैनाती पर भेजा जाना। इन सारे उपायों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। मारे गए ग्रामीणों को लेकर नक्सलियों ने पर्चा भी जारी किया है। दंतेवाड़ा के एसपी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार कुछ आदिवासी ग्रामीण अपने परिजन की शादी की बात कर वापस लौट रहे थे। नक्सलियों ने उन्हें हिरौली और डोकापारा के बीच जंगल में रोक लिया। इसके बाद नक्सलियों ने अशोक कुंजाम और बंडारा कुंजाम की गला घोंटकर हत्या कर दी। अन्य 5 लोगों की जमकर पिटाई भी की। वहीं निर्दोष ग्रामीणों की हत्या से इलाके में काफी आक्रोश है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौसम की मार झेल रहे सीहोर और भोपाल जिले के किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन और अन्य फसलों का निरीक्षण किया और मौसम की मार झेल रहे किसानों से भी चर्चा की। दिग्विजय सिंह सीहोर जिले के उरली कला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान स्वर्गीय रमेश मालवीय के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। वे सीहोर जिले के ग्राम गुड़भेला भी गए, जहां उन्होंने स्वर्गीय बाबूलाल वर्मा के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। हम आपको बता दें कि ये वही बाबूलाल वर्मा है जिनके बारे में शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि उनका मानसिक संतुलन खराब था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। जबकि बाबूलाल वर्मा फसल खराब होने की वजह से कर्ज में डूबे थे, इसलिए परेशान और व्यथित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कांग्रेस नेता हेमंत कचारे ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया पर चुनाव के लिए दिए गए शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भदौरिया ने अपनी पैतृक संपत्ति की जानकारी छिपाई, जिसको लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। इसी
के साथ चुनाव आयोग को भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप जनता से झूठ बोल करके चुनाव जीते हो, आप ढोंग कर करके गरीबी का ढोंग करके आप जनता से चुनाव जीते हो, पर आपका असली चाल और चरित्र देखने को मिल गया है। इनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए आज ही सरकार से और मंत्रिमंडल से उनकी शून्य सदस्यता को शून्य घोषित कर पुनः चुनाव के मैदान में सत्य के आधार पर, सत्य कथन के आधार पर भेजना चाहिए, तो जनता इनको सही जवाब देगी। उधर ताइवान ने चीन के एक फाइटर जेट को कथित तौर पर मार गिराया है। खबरों में दावा किया गया है कि ताइवान ने अपनी हवाई सीमा में घुसपैठ करने वाले चीन के सुखोई एयरक्राफ्ट को मार गिराया। फाइटर जेट क्रैश हो गया, लेकिन इसका पायलट सुरक्षित है। क्रैश हुए एयरक्राफ्ट के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि किसी भी पक्ष ने इसकी पुष्टि नहीं की है। चीन बीते महीनों में कई बार ताइवान की जल और वायु सीमा का उल्लंघन करते हुए उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था। गुरुवार को भी चीन का एक फाइटर जेट ताइवान की हवाई सीमा में घुसा था। बताया जा रहा है कि ताइवान ने चीन के सुखोई विमान को मार गिराने के लिए अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि ये कौन सी मिसाइल है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। वहीं इस घटना के बाद चीन और ताइवान में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है